प्लस 140 प्लस। अच्छा, गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें, गिफ्टेडनेस क्या है? प्रतिभाशाली। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ना इस बार। प्रतिभाशाली कौन होते हैं? प्रतिभाशाली, गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें तो 3 इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ACC, हाई एबिलिटी या अबव एवरेज एबिलिटी, यानी इनमें सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, जल्दी सीख जाते हैं। क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा होती है। और टास्क कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे आज ये मैराथन जो लास्ट तक कमिटमेंट लेकर के बैठा हुआ है कि 12 बज जाए, 1 बज जाए, चाहे 15 बज जाए, जाएंगे तो नहीं, आज तो खत्म तो करके ही जाएंगे। मेरे भी बैक पेन बहुत अच्छा है बट सेशन तो कंप्लीट होगा आज, इतना तो तय है। देखिए सिलेबस तो आज खत्म करके रहेंगे, है ना। अभी सोनू का एग्जांपल फिर से आएगा। ACC सीमेंट से याद रखना एग्जैक्टली, आप लोग पुराने चावल हो चुके हैं। उसका मतलब ACC सीमेंट का मतलब क्या है? मतलब ACC बोले तो हाई एबिलिटी या अबव एवरेज एबिलिटी, औसत से ज्यादा है एबिलिटी जो है, ठीक। यानी कोई कल कह रहा था कमेंट में कि अपने नाम के आगे मास्टर जी तो लगाना है इस साल, तो इस साल आप ये मान के चलिए इतना तो तय है। अबव एवरेज एबिलिटी यानी आपकी 90 से 110, मतलब क्षमता तेज ज्यादा है, आप चीजों को जल्दी से कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से समझ जाते हैं, जल्दी से याद हो जाता है उन्हें, तो एबिलिटी ज्यादा है आपकी। क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा है। कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये तीनों क्षमताएं जिनमें होती है, रेंजोली के अकॉर्डिंग ये 3 रिंग मॉडल कहा जाता है कि गिफ्टेडनेस की निशानियां हैं। रेंजोलीज 3 रिंग मॉडल, ये 3 रिंग हैं जो कॉमन होंगे जिसमें वो गिफ्टेड कहलाएगा। एक तो डेफिनेशन ये है जिसमें ये तीनों चीजें हैं। गिफ्टेड वो है, क्या है? गिफ्टेड है यानी प्रतिभाशाली है, जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आपके इन्वेंशन से लेके, अब प्रतिभाशाली की बात हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लें, हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर लें, है ना। अगर हम अब प्रतिभाशाली 3 प्रकार के होते हैं उस पर आएंगे, क्योंकि एक तो तरीका बस IQ के आधार पर हम ये कहें कि गिफ्टेड है कोई, तो ये क्षमताएं हैं। और मैं नहीं बताऊंगी, बहुत मन कर रहा है मेरा, बट वो जरूरत नहीं है पेपर में आपकी इससे एक्स्ट्रा जानने की, क्योंकि समय व्यर्थ होगा बहुत ज्यादा। देखो इधर आते हैं, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। अब मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है? बहुआयामी बुद्धि। ये 1 नंबर का हर हालत में क्वेश्चन आता है, 200%। गार्डनर की थियरी है वही सिंपल सी। अभी आते हैं इस पे। IQ टेस्ट की हमने बुराई कर ली कि IQ टेस्ट में क्या क्या कमियां होती हैं, वेस्टर्न कल्चर पे होते हैं, और कई बार वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते। IQ टेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक भी करेंगे। अच्छा, गिफ्टेडनेस 3 प्रकार की होती है। वैसे तो मैं ये इंक्लूसिव एजुकेशन में कराऊंगी, उस मूड में हूं। इंक्लूसिव एजुकेशन में करेंगे गिफ्टेडनेस, इसके लिए एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो उधर करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में, डोंट वरी। इधर आते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी बहुआयामी बुद्धि। यानी बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, सिंगल वन डायमेंशन नहीं है ना, सिंगल एंटिटी नहीं है। यानी बुद्धि का मतलब सिर्फ एक लॉजिक जिसमें है, जो मैथ्स में अच्छा है वही बुद्धिमान है, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। तो बुद्धि सिंगल एंटिटी नहीं है, जो IQ स्कोर में अच्छा कर रहे हैं वही बुद्धिमान है। इस बात को नकार दिया किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। क्योंकि अगर IQ स्कोर की माने तो थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया था कि भाई आपका बच्चा जो है, उनकी मदर को कहा गया कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं सीख पाएगा, इसको आप ले जाइए घर पे पढ़ाइए, जो करना है कराइए। उनकी मदर ने उनको कहा, ये ऐसी स्टोरी है प्रचलित, मुझे नहीं पता कितनी सच है, बट हाँ हमने बचपन में ये एक चैप्टर मेरे को हल्का सा याद है कि इस तरह की चीजें हुई थी। इतनी बड़ी कहानी नहीं, बट इतना मुझे पता है उनको स्कूल से निकाला गया था, फिर उन्होंने बल्ब का निर्माण किया एंड ऑल। तो ये अगर देखा जाए तो नॉर्मली इंटेलिजेंस तो उनको नहीं माना गया इंटेलिजेंट IQ के आधार पे, तो उनको कह दिया कि भाई ये तो स्कूल में भी पढ़ने लायक नहीं है। एक तरह से IQ उस टाइम पे एग्जैक्टली नहीं होता होगा, बट बुद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं जनरली, तो बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। उन्होंने तो आविष्कार कर दिया, वो तो गिफ्टेड निकले, ठीक है ना। तो मल्टी डायमेंशनल है, कोई एक पक्ष नहीं है बुद्धि का। पहले माना जाता है बुद्धि सिर्फ सिंगल फैक्टर में होती है। अब वो सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर हमें पढ़ने नहीं है, पेपर में पूछे जाए तो कुछ भी कर लेना, नोट्स में दिए हुए हैं आपको, है ना, वो दिए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि अभी पेपर पिछले 3 साल में तो नहीं पूछा जा रहा है कुछ भी ऐसा। अगर हम देखें, सिंगल एंटिटी नहीं है बुद्धि, कोई एक सिंगल टाइप नहीं है, कोई IQ स्कोर नहीं है। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होती है, कई सारे आयाम बुद्धि में हो सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस को आपके सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। हालांकि मल्टी डायमेंशनल एक और अलग थियरी है, बट आपके सीटेट में अगर मल्टी डायमेंशनल पूछ रहा है, समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें मल्टीपल इंटेलिजेंस की, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की। आपकी जो अपडेटेड 2023-24 वाली NCERT है उसमें भी 8 ही मेंशन है। हालांकि ये टाइप तो दे चुके हैं 13 तक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं गार्डनर, आई थिंक अभी जीवित हैं या तो कुछ टाइम पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। तो 8 टाइप्स, मतलब मैं श्योर नहीं उस चीज को लेकर, आप देख लेना। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के 8 प्रकार बताए इन्होंने। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी है और ये सब भी है, वो फिर 11 तक तो जाते ही है, 11, 12, 13 तक। बट ऑफिशियली आप अगर NCERT के मानेंगे 8 प्रकार पढ़ने हैं हमको, पेपर में भी वही करके जाने हैं।
7 इन्होंने बताए थे शुरुआत में, फिर 8 आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। 1983 में इनकी एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की, जिसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी की बात की थी कि लोग मल्टीपल तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बुद्धि कोई सिंगल टेस्ट से निर्धारित नहीं होगी, लोगों को सिखाने के तरीके भी डिफरेंट हो सकते हैं, कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट होगा, कोई भाषा में इंटेलिजेंट होगा। तो ये है गार्डनर, आप पिक्चर में देख रहे हैं। गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, कि भाई जब लोगों का सोचने का तरीका, सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो आप बुद्धि को एक बात क्यों मान रहे हो कि जिसका स्कोर आया वो इंटेलिजेंट। तो ये क्या मानते हैं कि लोग डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, डिफरेंट तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए टीचर्स को भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए सिखाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं इन्होंने ये कह दिया 8 प्रकार के मेथड अपनाने चाहिए, सिर्फ 8 क्यों, 80 भी हो सकते हैं मेथड। तो मैं इन्होंने प्रकार 8 दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इन्होंने ये कहा है कि टीचर्स 8 प्रकार से सिखा सकते हैं, इन्होंने कहा मल्टीपल तरीके से सिखा सकते हैं, प्रकार बेशक 8 हैं। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, कोई एक सिंगल तत्व नहीं है, और ये जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यानी अगर कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो गणित में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता या गणित में होगा ही इंटेलिजेंट। तो 8 प्रकार इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, मल्टीपल तरीकों से सिखाया जा सकता है लोगों को। आईक्यू टेस्ट की इन्होंने बहुत बुराइयां की हुई हैं, सिंपल बात। आते हैं ये 8 प्रकार समझते हैं इंटेलिजेंस के। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें जहां कंफ्यूजन होती है आपको वो भी क्लियर कर देंगे। स्पीड स्लो मैम, अच्छा ठीक है। कोई कह रहा है प्रकार 9 होता है मैम, जो ही अभी मैंने इतना क्लियर करके बताती हूँ, फिर भी पता नहीं कौन आपके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग कर देता है कि भाई अगर आप चैलेंज करने बैठ गए, प्रकार तो 11 होते हैं, प्रकार तो 13 भी है। अगर इन्होंने देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार बता चुके हैं गार्डनर अब तक, अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करेंगे, वेबसाइट्स पे भी चेक करेंगे, किताबें। अगर आपको चैलेंज करना पड़े कल को, आपके पेपर में 8 प्रकार हैं, आपको ये मानना है। एनसीईआरटी में जो 2023-24 के एनसीईआरटी है, मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ ही बात करती हूँ, उसमें अपडेटेड है 8 ही प्रकार अभी भी। पहले 7 दिए थे शुरुआत में, लेकिन एनसीईआरटी में आज की डेट में 8 है, एक को और इंक्लूड कर लिया गया, बाकियों को भी एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम 8 ही पढ़ते हैं, आपके पेपर में पूछा जाए तो 8 ही करके आइएगा, नहीं तो आपकी इच्छा, आपका पेपर देखिएगा। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये हमारी भले की ही बात कहेगी, तो कृपा करके 8 ही लगा दीजिएगा। जैसे टॉय एज, अर्ली चाइल्डहुड ही लगा दीजिएगा, बेशक उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये गणित नहीं है, 2 + 2 4 नहीं होता इस सब्जेक्ट में, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषक बुद्धि, स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के उत्पादन में और प्रयोग में। यानी आप कुछ लिख रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, भाषा के प्रयोग में और प्रोडक्शन में पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट। कल मैं बताया था ना, वो जो बिहार का जो बच्चा है सोनू, है ना, वो एक तरह से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी होती है, कुछ टीचर्स में भी ये हो सकती है, सब में नहीं होती ऑफ कोर्स, मतलब कुछ लोग काम ही चला रहे होते हैं बस धक्का मार मार के, है ना। तो अगर हम ये सब अलग अलग टीचर्स से पढ़े हुए बच्चे हैं, यही तो खतरनाक है भाई। एक सोर्स से स्टिक करो, एक बार चूज करने से पहले इंटरनेट पे सब देख लो, दुनिया भर की बात कर लो। आपका मन करे, आप अगर शक्की इंसान हो कि पता नहीं मैं तो दुनिया से अलग एक टीचर लेके आऊंगा, अदरवाइज तो आपको बता दिया होगा आपके भाई बहनों ने, यार दोस्तों ने कि यार लेट्स लर्न से पढ़ लेना, या फलानी मैडम से पढ़ लेना, फलाने सर से पढ़ लेना। आपको समझ में आया, बात खत्म हो गई। आपने प्रीवियस पेपर देखे, हाँ आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये सही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक टीचर पे स्टिक करिए। शुरुआत में जब तक आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब सारे चैनल देख लो, सब देख लो जो मन करे, लेकिन जब आपने किसी को चूज कर लिया तो वहीं पे पढ़िए फिर तरीके से, ठीक है ना। और अगर लगे जब सब कुछ पढ़ लिया आपने उस व्यक्ति के अनुसार, फिर भी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर आपको पहले ही चॉइस थोड़ी ठीक से करनी चाहिए थी, ठीक है ना। लाइफ से ज्यादा लाइक है मैम आपकी क्लास का, मेरे को दिख नहीं रहा यार यहाँ से, ना मेरा ध्यान है उस तरफ, बट बहुत खुशी की बात है। वो मैंने बीच में 1-2 बार कहा है, तो शायद आप लोग और कई लोगों को सोना होता है ना, बहुत बढ़िया। चलिए खैर आते हैं, देखिए तो अगर हम बात करें वर्ड स्मार्ट की, तो पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस वर्ड स्मार्ट होते हैं, शब्दों के साथ अच्छा खेल सकते हैं। स्पीकिंग में पब्लिक स्पीकर ये अच्छे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स में ये पाई जाएगी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हियरिंग यानी भाषा को सुन के भी जल्दी से समझ जाते हैं। रीडिंग, इनकी पढ़ते हुए भी रीडिंग में आपको मजा आएगा इनको सुनने में। स्टोरी टेलिंग इनकी अच्छी होगी। राइटिंग में भी ये अच्छे हो सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, चर्चा, वाद विवाद, डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा, इन सब में अच्छे होंगे, है ना। तो वो जो बिहार वाले सोनू का एग्जाम्पल दिया कि उनको पता है, एक वीडियो में देख रही थी कि कहाँ पे क्या बोलना है, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा आई थिंक वहां पे कि पढ़ने का मौका मिलना चाहिए एंड ऑल। तो वो हर कोई नहीं रख पाएगा उस तरह से बात, तो वो इमोशनली भी इंटेलिजेंट है कुछ हद तक बच्चा, और क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है। आज के समय की हम बात करें, फ्यूचर का अभी पहले से हम नहीं वो करेंगे। तो ये क्या हुआ, वर्ड स्मार्ट हुआ कि देखिए आईएएस तो हमको बनना है, अब वो मीम वायरल हो गया, लोगों को अच्छा लग रहा है वो सुनना, यानी भाषक बुद्धि है व्यक्ति में जो अपनी बात को अच्छे से कह पाता है, ठीक। और क्या हो सकता है, जो लोग पोइट्स हैं भाई वो भी तो लिख ही रहे हैं ना, जो लोग शेरो शायरी करते हैं। जॉन एलिया का एक शेर है कि सिर्फ बातों से कौन सीखता है, हाँ सबको, सिर्फ बातों से कौन सीखा है, सबको एक हादसा जरूरी है ना।
तो ये लिख पाने के लिए भी क्या चाहिए, जो कोट्स लिख रहे हैं लोग, कोट्स नहीं होते एक लाइन के, बी और ओन कांस्टेंट हमने भी लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत भाषिक बुद्धि हमें भी है, प्लीज क्रेडिट दे दो मजाक कर रही हो। तो जो लोग भाषा पे जिनकी पकड़ अच्छी है, जो भाषा को यूज करने में, प्रयोग करने में, लिखने में, पढ़ने में, इन सब में यानी लैंग्वेज के साथ अच्छे हैं, वो भाषिक बुद्धि रखते हैं। इसमें आपके स्पीकर्स आ सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, बड़ी अच्छी स्पीच देते हैं, है ना। और अगर हम बात करें और बहुत सारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के और दुनिया भर के लोग आ सकते हैं जो भी राइटिंग में अच्छे हैं। तो लॉयर्स यहाँ आ सकते हैं क्योंकि भाषिक बुद्धि तो होती है ना, बहस, डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा की बात हुई थी। लेक्चरर्स भी आ सकते हैं, यानी टीचर्स भी आ सकते हैं भाई, ऑफ कोर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे राइटर्स की, जो लोग लिखते हैं, देखिए अगर म्यूजिक के लिए कोई कंपोज करते हुए साउंड के बेसिस पे लिख रहा है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जाएगा। लेकिन अगर कोई सही से लिख पा रहा है, दिव्य कीर्ति सर ऑफ कोर्स, हाँ, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल सर की अच्छी है। जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स, मतलब इवन सौरभ द्विवेदी सर मैं देखती हूँ, और इवन जो भी मतलब स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया है, आपका मन लगता है सुनने में अगर कोई बात कहें तो जर्नलिस्ट की भी बेटर होती है, जो भाषिक बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। लिरिसिस्ट की अगर हम बात करें तो जो लोग गाने लिख रहे हैं तो भाषिक इंटेलिजेंस तो उनकी भी अच्छी है ना, कंपोज जो धुन बनाएगा उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। लेकिन लिरिक्स अगर किसी ने लिखा है तो भाई भाषिक बुद्धि है उसके अंदर कि भाषा को कहां कैसे यूज करना है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, स्पीड बढ़ाइए। चलिए बहुत बढ़िया, रवीश कुमार जी, हाँ टीचर्स में होती है काफी हद तक कह सकते हैं। अब इसमें आएंगे अभी, इसमें तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात हो गई, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको दे। कुमार विश्वास जी, हालांकि उनमें पोइटिक भी है तो वो थोड़ा सूट भी है, लेकिन भाषिक बुद्धि मुख्य रूप से आएगी वहां पे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा पार्ट हो सकती है। देखो ये इसमें इस थियरी में एक ही प्रॉब्लम आती है कि ये चीजें मर्ज होती हैं, उसका सॉल्यूशन मैं भी आपको बताऊंगी कि मर्ज नहीं करना है या कहां पे आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो दिल खुश, अब सब शायरी पे आ गए। मैंने आपके लिए बोली थी वो लाइंस, है ना, कि सीख जाओ, हादसे के बाद मत सीखो, हादसे से पहले सीख लो, पढ़ लो। देखो एक बार, लॉजिकल मैथमेटिकल होती है, इसको कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। जो लोग गणित में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइंटिफिक साइंस में, मैथ्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो इकोनॉमिस्ट हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब कहां आएंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल में आएंगे, क्योंकि इनका लॉजिक अच्छा होता है, ठीक। तो ये क्लियर सी बात है, लॉजिकली और क्रिटिकली समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। तो पूछ ले समालोचनात्मक चिंतन कहां आएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल में। साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स, ये आप एल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, है ना, ये सब यहां आ जाएंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस, इस पे भी क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। स्किल्स फॉर्मिंग इन विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, दिमाग में आप पैटर्न बना लेते हैं कि यार घर में ना ये वाली चीज यहां अच्छी लगेगी। जो व्यक्ति इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाता है, यानी उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो पायलट्स हैं, अब देखो पायलट्स जो हैं आपको स्थानिक में भी मिलेंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ पायलट्स को भी कहां डाल रही है, स्पेशल में ही डाल रही है, बॉडीली काइनेस्थेटिक में नहीं। हालांकि पायलट्स का फिट होना भी उतना ही जरूरी है, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक होना भी जरूरी है, लेकिन जो सबसे मेन स्किल है, मान लीजिए फिट तो है पायलट, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा बहुत पेट दर्द तो झेल लेंगे बट अगर दिशा का ज्ञान नहीं है, अगर वो मैप्स उसको आइडिया ही नहीं है, स्पेस का आइडिया नहीं है, दिमाग में वो पैटर्न नहीं बना पाता, कहां फिर तो फ्लाइट कहां जाएगी आपको पता ही है। तो पायलट्स की अगर हम बात करें तो पायलट्स में स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, उन्हें दिशा का ज्ञान होता है। जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो घर बनाते हैं, जो पेंटिंग कर रहे हैं, जो लोग पेंटर्स में, स्केच बनाने वाले किसी व्यक्ति में, नाक, जो आपका इवन सर्जन है, सर्जन कॉमन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, सर्जन आपका स्पेशल इंटेलिजेंस और बॉडीली दोनों में जाएंगे, ठीक। तो वो एक बात है, बाकी आपसे पंगे नहीं लेगा एग्जामिनर, फालतू में आपको दुखी थोड़ी करेगा, कोई एक ही मिलेगा ऑप्शन में आपको, तो उस हिसाब से जो आपको ऑप्शन में जो सही बैठ रहा हो वो लगा देना। स्कल्पचर की अगर हम बात करें, जो मूर्तिकार होते हैं, बिल्कुल नाक जरा सी इधर से उधर हो गई, या जो पत्थर से तोड़ तोड़ के बिल्कुल मूर्ति को एकदम शेप दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी स्पेशल इंटेलिजेंस है उनमें। जो आपकी गूगल मैप वाली दीदी हैं, आंटी हैं, जो आप कहना चाहें, उनमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस है, हालांकि वो टेक्नोलॉजी हो गई। सेलर्स, जो नाविक होते हैं, उनको पता है दिशाओं का ज्ञान। पेंटर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्जन्स आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। देखिए सर्जन भी, अगर हल्का सा आपके पेट में ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए, वो कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं, जो सच वाला सर्जन है, अगर हल्का सा भी इधर से उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। क्लियर बात है यार। पब्लिकेशन तो 1000 है विजय, फिर मैं टेढ़े मेढ़े पब्लिकेशन की बात नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया उसका रीजन। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड बुक वही है, कोई भी टेढ़े मेढ़े पब्लिकेशन को कोई काउंट नहीं करेगा अगर कल को चैलेंज करना पड़ गया तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल इंटेलिजेंस की, तो इसमें पेंटर्स, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, नेविगेटर्स, स्कल्पचर्स, चेस प्लेयर में हालांकि
अगर ये चेस प्लेयर में मैं ये नहीं कहूंगी कि स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होती, वो पूरा मूव प्लान कर लेते हैं दिमाग में, लेकिन लॉजिकल एबिलिटी ज्यादा होगी चेस प्लेयर्स में, तो वो दोनों में जाएंगे। अगर चेस प्लेयर लॉजिकल एबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, मैथमेटिकल लॉजिकल, तो आप स्पेशल में भी काउंट कर सकते हो। तो वो आपको देखना है कि पूछा क्या है पेपर में। वैसे आपसे इतने पंगे लेगा नहीं एग्जामिनर, कोई एक ही ऑप्शन देगा दोनों में से। अगर हम बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ जगजीत सिंह जी को लगाया है। सेंसिटिव आपके अरिजीत सिंह आ सकते हैं। सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स, म्यूजिकल रिदम्स और पैटर्न्स को, यानी धुर बोल रही हूँ, धुन है ना, उनको कैसे राइम कैसे बनती है, ठीक है ना। तो इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। आप तबला बजा लेते हैं, सितार बजा लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं, गाने गा लेते हैं, और 70 चीजें हैं। अगर आप कंपोज कर लेते हैं, धुन बना लेते हैं, ठीक, तो आप में म्यूजिकल एबिलिटी है, हम ये कह सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा बेटर गा लेते हैं, हमारे जैसे बाथरूम सिंगर्स तो नहीं, देखो, ठीक है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपके अंदर है। तो यहाँ पे जगजीत सिंह जी से लेके अरिजीत सिंह से, अच्छा यहाँ पे मैनिपुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बार बार लेती हूँ। मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स, म्यूजिकल पैटर्न्स को मैनिपुलेट करके रिमिक्स बनाने वाले लोगों में भी कुछ हद तक जो है कहेंगे हम। और लॉकडाउन में बहुत वायरल हुआ था ना उनका एक, आई थिंक यशराज मुखाते नाम है उनका, तो यूट्यूब पे उन्होंने वो रसोड़े में कौन था पे उन्होंने धुन मिक्स एंड मैच करके, यानी उन्होंने मैनिपुलेट किया, उस म्यूजिकल पैटर्न्स के साथ खेल करके कुछ नया बना दिया। तो वो भी म्यूजिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाएंगे। मतलब इस तरह के लोग भी, मैं उनको नहीं कह रही, मतलब हैं ही वो तो ऑफकोर्स। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो सिंगर्स आपके, या जो AR रहमान जी, ये सब लोग यहां आ जाएंगे। तो म्यूजिशियंस हो गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, कंपोजर्स हो गए। बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या है भाई? भाई देखो, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे राइटर कोई अलग बंदा हो सकता है जो सॉन्ग लिखता है, और गाने वाला अलग हो सकता है सिंगर। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हम कहेंगे सिंगर है, और जो राइटर है जो गाता नहीं है उसका सुर की हो सकता है उतनी अच्छी समझ ना हो, लेकिन लैंग्वेज को लेकर उसमें बहुत अच्छा हुआ है, तो लिरिसिस्ट है, तो फिर वो लिंग्विस्टिक में चला जाएगा, ठीक है ना। कोई कह रहा है दिलखुश कुमार को ब्लॉक कर दीजिए। अरे इग्नोर कर दो यार, देख लेंगे, कर देंगे ब्लॉक, देख गए तो। हाँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत बढ़िया बॉबी, बहुत ही बढ़िया। आपको लगता है इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारी कि हमको अब ये ट्रेंड सेट करके भी कंपैरिजन हम ही करें हैं? 5 दिन में 5 बार पढ़ रहे हैं, 1 दिन में 5 बार पढ़ रही हूँ, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। कोई कह रहा है चीकू, हाँ हाँ रिश्तेदार तो हैं ही आपके। देखिए, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। एक बच्चा जो वो होता है ना, कुछ आपने देखा होगा, मैं छोटी थी तो एक पूरी कम्युनिटी या ट्राइब है आई थिंक, जो लोग प्रॉपर रस्सा बांध के, उनका जीविका ही ये है, उनके लाइवलीहुड है ये, कि रस्सी बांध के बच्चे आपको चलते हुए दिख जाएंगे उस रस्सी पे। बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन वो इंटेलिजेंस कौन सी पाई जाएगी उस बच्चे में? बॉडीली काइनेस्थेटिक, है ना, कि भाई रस्सी पे चल पा रहा है, कोई बीच में रस्सी टंगी हुई है, सिर्फ रस्सी पे आप चल पा रहे हो। तो बॉडी के पार्ट्स या पूरी बॉडी को आप फ्लेक्सिबली यूज करने की क्षमता रखते हो, तो आप में क्या है? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक या कायिक गतिकीय बुद्धि कह देते हैं। एथलीट्स में होती है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, डांसर्स होंगे, इवन एक्टर्स भी, भाई उनको भी, स्टंटमैन हो गए, डांसर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जिम्नास्ट हो गए, सर्जन्स में भी बॉडीली काइनेस्थेटिक पाई जाती है। सर्जन आप दोनों जगह पे टिक कर सकते हो, एनसीईआरटी में सर्जन दोनों जगह पे गिवन है, बॉडीली काइनेस्थेटिक और उसमें भी क्या कहते हैं आपके स्पेशल इंटेलिजेंस में भी। और इस पे तो क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बॉडीली काइनेस्थेटिक का हाईएस्ट लेवल क्या है, तो सर्जन। हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, तो विराट कोहली का यहाँ पे हमने वो लगाया हुआ है इमेज, MS धोनी हो सकते हैं, साइना नेहवाल हो सकती हैं, और स्मृति मंदाना यार अभी कोई तो वो एनिमल वाली जो एक्ट्रेस है, मेरे को नाम याद नहीं रहता, तो मेरे को इस बात का डर रहता है कि कहीं मैं क्रिकेटर और उनका नाम मिक्स ना कर दूं, मेरी मेमोरी कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। स्मृति मंदाना ही है ना जो बैटर हैं, है ना? हाँ चलो आप लोग देख लेना, ये तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बहुत बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि 150 पेज की PDF ये PPT बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है। 1 मिनट रुकना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ इंडियन क्रिकेटर हैं ऑफ कोर्स, हाँ यही आई थी मेरे, वो रश्मिका मंदाना है आई थिंक, हाँ वो सरनेम सेम है तो शायद इसलिए गड़बड़ हुई होगी। सही बोला था भाई मैंने, है ना? तो स्मृति मंदाना, या फिर मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ जेंडर पैरिटी की, कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम मेल क्रिकेटर्स के या मेल जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हीं का नाम ना लें। फीमेल अगर हम साइना नेहवाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या PV सिंधु की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इन सब में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर, इसमें एथलीट्स आ गए, क्राफ्ट पर्सन, जो कोई एक घड़ा भी बना रहा है व्यक्ति, उसमें भी ये पाई जाएगी, और स्पेशल इंटेलिजेंस भी उस व्यक्ति में होगी। टूल्स को यूज करने की क्षमता, जो मैकेनिक है अगर कोई, तो बॉडी का एस्थेटिक इंटेलिजेंस भी उनमें पाई जाएगी। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे बहुत क्वेश्चन आता है और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, फटाफट से करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोले तो सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स, यानी दूसरों के व्यवहार के जो पक्ष हैं, जो सटल एस्पेक्ट्स हैं, उनका मूड कब चेंज होता है, उनका मोटिव क्या है, आप बातों से समझ जाते हैं किसी के कि ये व्यक्ति बोल कहां रहा है। तो ये क्या है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, यानी 2 या 2 से अधिक इंटर स्टेट बसेस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जा रही हैं। तो इंटरपर्सनल मतलब अदर्स को समझना, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, यानी लोगों को समझना, लोगों की फीलिंग्स, उनके मोटिव्स, उनके बिहेवियर, उनकी मोटिवेशन, उनको क्या मोटिवेट करेगा। पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा यूज करते हैं इसको, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को, अपनी स्पीच से लेके और अपने जो वो बनाते हैं ना, अपना जो एजेंडा बनाते हैं कि इस बार हम रोजगार देंगे, उनको पता है रोजगार पेन पॉइंट है, चलो इस बार रोजगार बोलेंगे, अगली बार ये बोलेंगे, होगा पूरा नहीं होगा किसी को नहीं पता, है ना। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों के मोटिव्स, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के इमोशंस को समझने की क्षमता। साइकोलॉजिस्ट में भी होती है ऑफकोर्स, वो तभी तो, अगर आपको जान नहीं पाएंगे तो फिर आप खुलेंगे नहीं। काउंसलर्स में भी होती है, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स, है ना। अभी कोई पूछ रहा था बागेश्वर धाम तो कह सकते हैं कि भाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अब इसमें जरूरी नहीं, इसको बहुत खतरनाक तरीके से भी कई लोग यूज कर सकते हैं, है ना। कई लोग सच में दूसरों को समझने के लिए, उनके फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, कई लोग इसको बिल्कुल उल्टा यूज कर सकते हैं आपको बेवकूफ बनाने में, क्योंकि उनको पता है आपके इमोशंस के साथ आपके मोटिव्स क्या है, आपको कौन सी बात अच्छी लगेगी वो बोलेंगे, ठीक है ना। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस खतरनाक चीज है। टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मदर टेरेसा ने उसको बहुत अच्छे से यूज किया, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल होती है इसका ऑपोजिट, ठीक है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्व्यक्तिक बुद्धि टीचर्स में भी पाई जाएगी ऑफकोर्स, क्योंकि आप अपने बच्चों को समझेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। साइकोथेरेपिस्ट, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, जो है ना, रिलीजियस लीडर्स। इंट्रापर्सनल होती है खुद को समझने की क्षमता आपकी, और ये दोनों जिसमें हो वो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएगा वो व्यक्ति, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटर और इंट्रापर्सनल दोनों इंटेलिजेंस होंगी, तब आप इमोशनली इंटेलिजेंस कहलाएंगे। इंट्रापर्सनल की अगर मैं बात करूं, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, आप खुद के मोटिव को, खुद की फीलिंग को, खुद की डिजायर को, खुद कब मोटिवेट होते हैं, खुद को समझते हैं। जैसे मुझे पता है कि भाई मैं आजकल पूरा ध्यान मेरा आपके सेशंस पे है, पीपीटी की प्लानिंग पे है, तो मैं अवॉइड करूंगी कोई भी चीज जिससे मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो, है ना। चाहे वो घर की कोई बात हो सकती है ना, कोई और चीज हो सकती है। मान लो मुझे किसी काम से जाना होगा तो वो भी मैं डिले कर दिया, मैंने कहा भाई 13 के बाद बात करना अब, है ना। और फिर भी कुछ ना कुछ, तो मतलब मुझे पता है कि मैं किसी चीज से अफेक्ट हो सकती हूँ। जिस भी चीज से मुझे थोड़ा ज्यादा लगेगा कि भाई दिक्कत हो रही है, मैं उसको साइड कर दूंगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है, अभी के लिए सेशन है, ठीक। मैं फोन ऑफ कर लूंगी अगर बजना है तो इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है अभी के लिए सेशन प्रायोरिटी है। क्योंकि आप खुद की भावनाओं को समझते हैं कि किस बात से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, उससे आप बचेंगे। लेकिन कई लोग, या मतलब जब हमारे अंदर हम उतनी इंट्रापर्सनल स्किल्स नहीं रख पाते, सबके साथ होता है अलग अलग फेज में, तो हम क्या करते हैं, हम जान जान के सर मारते हैं वहां जहां से हमें दिक्कत होगी, है ना। उसी को मैसेज करेंगे जिसने ब्लॉक कर रखा होगा, है ना। तो ये क्या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, आप खुद के मोटिव्स को, खुद की डिजायर्स को, खुद की ही चीजों को समझते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, एग्जिस्टेंस क्यों है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी क्या होती है, हम आए क्यों है दुनिया में, रहेंगे क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिलोसोफर्स में ये होती है, और मेरे साथ भी होती है यार इस तरह की चीजें, मैं ये नहीं कह रही हूँ फिलोसोफर हूँ, ठीक। तो ये सॉक्रेट्स या एरिस्टोटल, प्लेटो, जो भी दार्शनिक लोग हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इन लोगों में क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, जो खुद को समझने में अच्छे होते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर सेल्फ लिखा हो, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ, मोटिव्स ऑफ सेल्फ, डिजायर्स ऑफ सेल्फ, मतलब इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब सिंगल, खुद में, अंतः व्यक्तिक। और अगर मोटिव्स ऑफ अदर्स लिखा हो, सिंपल बस अदर्स और सेल्फ लिखने की देरी है, ये आंसर चेंज हो जाएगा। इंटरपर्सनल अदर्स के लिए, इंट्रापर्सनल सेल्फ के लिए। तो फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, जैसे बुद्धा की, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में ही आएंगे, ठीक। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आखिरी है इसमें। तो सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं, चाहे वो बॉटनिस्ट हो, जूलॉजिस्ट हो, बर्ड वॉचर्स हो, है ना, और चाहे हंटर्स भी हो, फार्मर्स जो किसान हैं, उनमें तो भाई होगी ऑफ कोर्स नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। उनको पता होता है, गेहूं देख के बता देंगे पकने वाला है कि अब काट लेना चाहिए कि क्या। एनवायरमेंटलिस्ट,
बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, उनको भी इंटरेस्ट होता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनमें। तो ये आप 8 के 8 प्रकार देख चुके हैं। अब इसका एक क्रिटिसिज्म है थियरी का, उसको फटाफट से कर लेते हैं, एक नंबर में पूछ लेता है। विजुअल स्पेशल आपको पता है, इंटीरियर डेकोरेटर्स, पेंटर्स, ये सब। लिंग्विस्टिक वर्बल है जो लैंग्वेज में अच्छे होंगे। मैथ्स में अच्छा कौन होगा भाई? लॉजिकल, मैथमेटिकल, साइंटिस्ट और ये सारे लोग। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करें। बॉडीली काइनेस्थेटिक जो बॉडी के साथ अच्छे। नेचुरलिस्टिक जो नेचर के साथ। इंट्रापर्सनल खुद के ही थॉट्स, जैसे ये व्यक्ति कोई फिलोसफर हो सकता है। इंटरपर्सनल आपका थेरेपिस्ट वगैरह लोग जो एक दूसरे को समझने, नेता लोग, ये सब इंटरपर्सनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की बुद्धि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहां पे फटाफट से देखते हैं। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्रिटिक है कौन सा एक छोड़ के। अब यहां पे आपको ये बेसिक सी बात मैं बता देती हूँ, इसका क्रिटिसिज्म क्या है फटाफट से। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, आई थिंक ये लास्ट थियरी होनी चाहिए, इसके बाद थियरी नहीं है आपके सिलेबस में। चॉम्स्की को थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे। 3 इयर्स का अपलोड कर दो प्लीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ कर दूंगी, डोंट वरी डोंट वरी। बहुत बढ़िया यार, आप लोग इतनी एनर्जी बना के रखे हुए हैं अभी तक, बहुत बढ़िया। अरे यार ये दिल खुश इतने दुखी क्यों है भाई? क्या जीवन में समस्याएं चल रही हैं आपके? हैं? इतने सारे लोग, हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यार। हैं, इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं, अभी बीपीएससी में रिजल्ट आता है, जहां रिजल्ट आता है इतने टेट, मतलब अब भी कुछ ऐसा है कि कहने से कुछ होगा। है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यार, लाखों लोग कर चुके हैं। नींद आ रही है? नींद कैसे आ जाएगी? आज कोई नींद नहीं है, आज तो जागरण है। देखो एक बार आते हैं फटाफट से। आपको सर्दियों में बैठ के पढ़ना ही तो यार, पढ़ लो, क्या दिक्कत है। आज निशा जी नहीं है, निशा को बुलाया नहीं था यार, मतलब मैंने क्वेश्चंस जानबूझ के ऐड नहीं किए थे, 1-2 क्वेश्चन बीच बीच में किए। और है मतलब लोग तो हैं, बट मैं चाहती नहीं कि अभी डिस्टर्बेंस हो। पोल नहीं लगवाएंगे आज। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी की, तो इसका एक क्रिटिसिज्म है कि लैक करती है एम्पेरिकल एविडेंस को, यानी कि जो अनुभवजन्य साक्ष्य हैं, एम्पेरिकल एविडेंस, इसका मतलब ये नहीं है जीरो एम्पेरिकल एविडेंस है। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एम्पेरिकल यानी अनुभवजन्य साक्ष्य, उसको ये लैक करती है कि अनुभव के आधार पर कितने सच होंगी ये बातें अभी पूरी तरह से नहीं पता, कम है साक्ष्य। दूसरा, रिसर्च में भी ये लैक करती है कि रिसर्च बेस्ड हैं ये चीजें या नहीं है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जस्ट लोगों की हॉबीज हो, इंटेलिजेंस के टाइप होने की बजाय। ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये मियर हॉबीज हो सकती हैं। भाई मुझे म्यूजिक में भी मेरे को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, मैं गिटार भी बजा लेती हूँ, मैं बाइक भी चला लेती हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेल लेती हूँ, तो ये हॉबीज भी तो हो सकती हैं। कोई टेस्ट नहीं है ना जिसके द्वारा इनको प्रूव किया जा सके। तो ऐसा ये आलोचना है, हर व्यक्ति की आलोचना हुई। अभी देखो दिलखुश, आलोचना क्या, वो तो ट्रॉल कर रहे थे, आलोचना में तो फिर भी लॉजिक होता है ना। तो अगर हम बात करें रिसर्च बेस्ड, अगर ये रिसर्च में भी ये लैक करती है। तीसरी चीज कि ये सिर्फ मियर हॉबीज हो सकती हैं, यानी सिर्फ लोगों की हॉबी हो और आप उसको टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बता दे रहे हो। जैसे हम सब खिचड़ी मिलेंगे आपको, मतलब चावल भी है, दाल भी है, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा गा भी लेते हैं, थोड़ा सा बोल भी लेते हैं, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। तो कोई एक प्रकार इतना इस लेवल पे नहीं है, तो किसी में कम या किसी में ज्यादा हो सकता है। कोई टेस्ट नहीं है आईक्यू टेस्ट की तरह, ठीक है ना। तो ये हॉबीज भी हो सकती हैं। ये तीनों इनके क्रिटिसिज्म है।